बेटा हमने 11वीं अकाउंट्स में जो भी चैप्टर पढ़े वो चैप्टर पढ़े हमने सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटर मीन्स एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार, एकल व्यापार, ऐसा व्यापार जहां पर एक व्यक्ति पूरे बिजनेस को चलाता है और उस बिजनेस का ओनर भी वही होता है। परंतु जैसे ही हम 11th से 12th में आएंगे, अब जितनी भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो ऐसे बिजनेस के लिए करेंगे जिनमें कम से कम 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 and more than 2 persons कंपल्सरी हर बिजनेस में होंगे। उसी कड़ी में आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जो चैप्टर है वो 12th के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 12वीं बोर्ड में जब हम इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये 12वीं बोर्ड में 8 नंबर का चैप्टर हमारे आने वाला है। 8 नंबर का चैप्टर आने वाला है और इस चैप्टर को जब हम पढ़ना चालू करेंगे, धीरे धीरे इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये 8 नंबर तो हम किसी भी सूरत में नहीं गवा सकते, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जैसे जैसे आप इसे पढ़ते चले जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेट करता हुआ है वो डेफिनेटली अगर एग्जाम बोर्ड में आएगा तो हम उसको सोल्व कर देंगे। तो इस चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर की थ्योरी क्या है, इस चैप्टर में अकाउंटिंग क्या करनी है, उसको समझने से पहले हमको जानना ये जरूरी है कि कंसाइनमेंट होता क्या है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है हिंदी में बेटा वो प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है कि किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। जैसे अगर इसे हम सिंपली समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं एग्जाम देके फ्री हुआ, मेरी ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन होने के बाद में मैं देवली से जयपुर मेरे किसी रिश्तेदार के वहां पर गया कि चलो वेकेशन को एंजॉय करते हैं। जैसे ही मैं वहां गया तो जो मेरे रिश्तेदार थे उनके कपड़ों की, जैसे बेडशीट, पिलो कवर्स वगैरह की एक बढ़िया फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग का काम था और वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे होलसेल और रिटेल पर बेचा करते थे। तो मेरे रिश्तेदार ने देखा कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार आप मेरे साथ देखो अपन किस तरह का बिजनेस करते हैं, किस तरह के बिजनेस में अपन किस किस चीज़ों को बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। तो मैंने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा ठीक है आप चल रहे हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं भी कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं वेकेशन पे आया हूँ। तो वेकेशन पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे भी टाइम पास करने के लिए चाहिए, तो मैं आपके साथ क्यों ना बिजनेस सीखूँ। जैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बेडशीट जो मैं यहाँ देवली में कहीं बाजार में जाता था तो 400-500 रुपए में मिलती थी, वही बेडशीट को 80 से 90 रुपए में बनाकर और होलसेल में 120-30 रुपए में बेच दिया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप 120-30 रुपए में इसे आराम से बेच रहे हो, अगर यही माल मैं देवली ले जाऊँ तो मैं इस तरह की बेडशीट को आराम से 300 से 400 रुपए में बेच सकता हूँ। तो अगर ज्यादा भी नहीं, अगर 300 रुपए पर बेडशीट बेच सकूं तो मुझे फिर भी कम से कम 180 रुपए का मुनाफा होने वाला है। एक बेडशीट पर अगर 180 रुपए का मुनाफा होता है और मैं पूरे दिन भर में अगर पूरे दिन भर में 10 बेडशीट भी बेच पाता हूं तो मैं पर डे 1800 रुपए कमा सकता हूं और इसी तरह से और अन्य प्रोडक्ट पे भी मुझे कमाई होगी। तो मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना आप मुझे जो ये बेडशीट आप बनाते हो वो देवली दे और देवली में आपकी सब ब्रांच बनाकर इसको बेचना चालू करो। आप मुझे 120 रुपए में दे दीजिए होलसेल रेट पे और मैं देवली में इसको 200, 300, 400 जैसे भी अच्छी रेट होगी उसमें इसको बेचूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको ये बेडशीट्स वगैरह यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां पर भेज देना, पर हम आपको वहां पर हमारी एक ब्रांच दे देंगे।
क्या दे देंगे, एक ब्रांच दे देंगे। वो मुझे पार्टनर नहीं बनाना चाह रहे, एक ब्रांच खुलवाना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके माल को देवली ब्रांच में बेचूं, देवली ब्रांच में बेचूं, और ब्रांच में बेचने के लिए वो मुझे मुनाफा नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ कमीशन देना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि वो मेरे ओनर होंगे और वो मुझे माल भेजेंगे और उनके माल को मैं देवली ब्रांच के माध्यम से देवली में बेचूंगा, और जो भी मैं सेल करूंगा उस सेल का मुझे कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा। तो वो मुझे पार्टनर नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक एजेंट की भूमिका में रखना चाहते हैं। और कंसाइनमेंट चैप्टर की थीम भी यही है दोस्तों कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर माल को भेजा जाता है तो उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है, और जो माल भेजता है उसे कंसाइनर यानी कि प्रेषक या ओनर कहा जाता है। तो दोस्तों जो माल भेजेगा, यानी कि जो मेरे जयपुर वाले रिश्तेदार हैं वो मुझे माल भेजेंगे, तो जो जयपुर वाले रिश्तेदार हैं वो तो कहलाएंगे कंसाइनर यानी कि प्रेषक, माल भेजने वाला, और मैं उनके माल को यहां रिसीव करूंगा और उसको बेचूंगा, तो मैं कहलाऊंगा कंसाइनी यानी कि प्रेषणी एजेंट। तो मैं पंकज तो हुआ एजेंट, और जो जयपुर के रिश्तेदार हैं जिनका नाम हम कुछ भी रख देते हैं जैसे राम, वो है ओनर। तो राम यहाँ पर ओनर की भूमिका में है और पंकज यहाँ पर एजेंट की भूमिका में है। राम पूरे बिजनेस में ओनर होंगे, मालिक होंगे, और पंकज सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में एजेंट होगा। और एजेंट दोस्तों किसके लिए काम करता है, कमीशन के लिए। किसके लिए काम करता है, कमीशन के लिए। और हम जब कंसाइनमेंट पढ़ेंगे तो इस कंसाइनमेंट चैप्टर में 3 टाइप ऑफ कमीशन हम पढ़ेंगे, 3 काइंड ऑफ कमीशन हम पढ़ेंगे। मैं कहूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कमीशन इन 3 टाइप मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार से, 3 भाग से, 3 तरह से कमीशन को बांटा जा सकता है। और उसमें जो पहला जो कमीशन होगा उस कमीशन को हम कहेंगे ऑर्डिनरी कमीशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं सीधे सीधे जनरल कमीशन, या हम इसे कह सकते हैं हिंदी में सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन एक ऐसा कमीशन होगा जो हमको माल की बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के साथ एक फिक्स जो परसेंटेज रेट हमारी हो जाएगी उस पे हमको मिलेगा। जैसे उन्होंने हमको कह दिया कि 10% आपको एक नॉर्मल कमीशन मिलेगा, जनरल कमीशन मिलेगा, ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, यानी कि एक सामान्य कमीशन मिलेगा। तो यानी कि डेफिनेटली अगर मैं 5000 की सेल करता हूं तो 5000 का 10% सीधे सीधे 500 रुपए मेरा कमीशन बनता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रेषण। 12वीं के अंदर ये 8 नंबर का आने वाला है। कंसाइनमेंट चैप्टर की थीम ये होती है कि यहाँ पर एक मेन ब्रांच से सब ब्रांच पर माल भेजा जाता है। जो मेन ब्रांच वाले होते हैं वो ओनर होते हैं, कंसाइनर होते हैं, और जो सब ब्रांच को संभालते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, वो एजेंट की भूमिका में होते हैं। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया कि जयपुर में मेरे रिश्तेदार हैं राम हमारे यहाँ पर कंसाइनर है, मैं उनका एजेंट पंकज यहाँ पर एजेंट की भूमिका में है। सारा माल और सारा बिजनेस, सारी लायबिलिटीज राम की है, केवल पंकज एजेंट मात्र है जिसका काम है माल को बेचना, और उस माल के बेचने के एवज में इसको एक कमीशन मिलने वाला है। और जो हम कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, इस कंसाइनमेंट में हम 3 टाइप ऑफ कमीशन पढ़ रहे हैं, 3 काइंड ऑफ कमीशन पढ़ रहे हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट कमीशन का जो टाइप है वो है ऑर्डिनरी कमीशन, या इसे सीधे सीधे कहें तो जनरल कमीशन, या कहें तो नॉर्मल कमीशन, एक सामान्य कमीशन कहा जा सकता है। यानी कि जो भी हम सेल्स करेंगे उस सेल्स का एक निश्चित प्रतिशत भाग हमको मिलना है। जैसे हमने अगर डिसाइड कर लिया कि 10% हमारा ऑर्डिनरी कमीशन होगा, यानी कि हम 5000 की सेल करते हैं तो उस 5000 पर 10% कमीशन हमको मिलना है। ये
ठीक है सर। अब क्या हुआ कि जैसे हमने कोई माल बेचा, तो माल बेचेंगे तो बेसिक बात है कि अगर हमको दुकान जमानी है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमें माल को कैश में और क्रेडिट में, यानी कि नगद और उधार दोनों तरीके से माल को बेचना होगा। जब हम नगद में माल बेचते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, माल बेचा, पैसा लिया, उस पैसे में से एक फिक्स रेट से परसेंटेज कमीशन का काट लिया और बचे हुए पैसे को हमने ओनर को ट्रांसफर कर दिया, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर बात होती है कि जब हम उधार, जब क्रेडिट में हम सेल्स करेंगे, तब क्रेडिट में सेल्स करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पास जब पैसा आएगा बाद में, तभी हम उस पैसे में से अपना कमीशन रखेंगे और बचे हुए पैसे को ओनर को बेच पाएंगे। पर मान के चलो कि हमने किसी कस्टमर को माल उधार बेचा, क्योंकि हमको तो बेचना है, हम एजेंट हैं, माल को हमने उधार बेचा और उधार बेचने के बाद सामने वाला बंदा हो गया फेल कि भैया मैं तो पैसे नहीं दे रहा। अब वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसी स्थिति में वो जो पैसा डूबेगा वो नुकसान कौन उठाएगा? पंकज जो एजेंट है वो उठाएगा या राम जो ओनर है वो उस नुकसान को उठाएगा? ये क्वेश्चन बनता है। और इसका सीधा सीधा जवाब कि भैया जब बिजनेस राम का है, बिजनेस की ओनरशिप राम की, बिजनेस की सारी लायबिलिटी जब राम की है, तो भैया नुकसान भी राम का। जब कोई भी बेनिफिट होना है वो मिलना है राम को, क्योंकि सिर्फ पंकज तो एक एजेंट है और एजेंट को सिर्फ कमीशन पे रखा गया है, तो पंकज को तो कमीशन मिलना है और जो भी बेनिफिट मिलना है वो सिर्फ राम को मिलना है। तो ऐसी स्थिति में नुकसान भी राम को उठाना पड़ेगा। इसीलिए अगर मान लो कि हमने उधार में माल बेचा और उधार में माल बेचने के बाद पैसा डूब जाता है, तो उस डूबे हुए पैसे के एवज में वो सारा का सारा नुकसान राम को उठाना पड़ेगा। पर बहुत सी बार जो ओनर है वो ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ में हमको डेल केडर कमीशन भी देते हैं। वो कहते हैं कि सही भैया अगर आप नगद में कोई भी माल बेचोगे, अगर आप कोई कैश सेल्स करते हो, तो हम आपको ऑर्डिनरी कमीशन 10% देंगे। परंतु जब आप उधार में माल बेचोगे, जब आप क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करोगे, तो देन आफ्टर आपको हम डेल केडर कमीशन के रूप में, परिशोध कमीशन के रूप में 5% एक्स्ट्रा देंगे। यानी कि नगद बिक्री करोगे उसका तो 10% मिल रहा है, मतलब जो भी आप माल बेचो उसका 10% तो मिल रहा है। पर आप जब उधार में माल बेचोगे तो हम आपको डेल केडर कमीशन देंगे, एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, जिसका नाम है डेल केडर कमीशन, परिशोध कमीशन। तो ऐसी स्थिति में जो माल हम उधार में बेचेंगे, उस उधार बेचे गए माल का पैसा भी वसूल कर हमको ही देना पड़ेगा। और अगर हम पैसा वसूल नहीं कर पाते हैं और वो पैसा वसूल नहीं कर पाने की स्थिति में जो पैसा डूबेगा वो पैसा राम का नहीं, पंकज का डूबेगा, एजेंट का डूबेगा, क्योंकि एजेंट को ओनर ने डेल केडर कमीशन दिया है। क्योंकि डेल केडर कमीशन इसीलिए दिया जाता है कि जब भी एजेंट उधार माल बेचे तो उधार माल बेचने के बाद वो सारा पैसा उधारी का रिकवरी भी करके वो ही दे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जो भी पैसा डूबत में जाएगा, बेड डेब्ट्स में जाएगा, वो सारी बेड डेब्ट्स का पैसा और वो सारी लायबिलिटीज एजेंट को उठानी पड़ेगी। यानी कि ऐसी स्थिति में जब किसी एजेंट को डेल केडर कमीशन मिलता है तो वो जो पैसा डूबता है उसका नुकसान एजेंट को वहन करना पड़ता है। अगर ऑर्डिनरी कमीशन मिलता है तो पैसा डूबने का नुकसान ओनर को, और ऑर्डिनरी कमीशन के साथ में डेल केडर कमीशन भी मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा डूबत हुए का नुकसान जो भी होगा वो एजेंट को उठाना पड़ेगा। यानी कि मैं सीधा कहूं, सामान्य बिक्री के लिए दिया जाने वाला कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन, जनरल कमीशन या नॉर्मल कमीशन कहलाता है। परंतु उधार बिक्री की वसूली के लिए जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है उसे डेल केडर कमीशन या परिशोध कमीशन कहा जाता है। और अब हमारे पास एक तीसरे तरह का कमीशन, दो हम पढ़ चुके, पहला सामान्य, दूसरा परिशोध यानी डेल केडर, ये हम पढ़ चुके। तीसरा जो कमीशन है वो है ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर वैल्यू कमीशन।
अवर प्राइस कमीशन यानी कि मैं कहूँ अधिमूल्य कमीशन, यानी कि जो भी कीमत तय है उस तय कीमत से अगर हम उससे अधिक मूल्य पर माल को बेचते हैं, उससे अवर प्राइस पर हम माल को बेचते हैं या हम उससे एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है उसके लिए अगर हमको कमीशन दिया जाता है तो उसे अधिमूल्य कमीशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ओनर ने हमें कहा है कि जो भी आप माल बेचोगे वो 200 रुपए की एमआरपी पे बेचोगे। हमने ओनर को कहा कि साहब हमारे पास कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिनको हम इसी 200 रुपए की चीज को 300 रुपए में बेच सकते हैं, तो अगर हम 200 की चीज को 300 में बेच दें तो कोई दिक्कत है क्या? ओनर ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? क्योंकि मैं आपको 200 की जगह 300 दूंगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो उससे 100 रुपए के बदले में मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? तो ओनर कहता है कि भैया बात ऐसी है कि वैसे तो मैं आपको 10% कमीशन देता हूं, वो तो मैं देता ही देता हूं, परंतु अगर आप जितना मूल्य है उस मूल्य से ज्यादा में, जो कीमत है उस कीमत से ज्यादा में अवर प्राइसिंग पर बेचते हैं, अवर प्राइस पर बेचते हैं, तो हम उस पर आपको अवर वैल्यू कमीशन 5% एक्स्ट्रा और दे देंगे। यानी कि जो कीमत है वहां पर 10% और उस कीमत के बाद में एक्स्ट्रा 5% और मिलना है। तो उस तरह के कमीशन को जो कीमत बढ़ाकर बेचने के लिए हमको मिलता है उसे अवर वैल्यू कमीशन या अवर राइडिंग कमीशन कहा जाता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको अगर अपन शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो सीधी सीधी बात हम पढ़ना चाह रहे हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में एक जगह से माल को दूसरी जगह पर भेजा जाता है। जो माल भेजता है उसे हम ओनर या कंसाइनर कहते हैं और जो माल को रिसीव करता है उसे हम कंसाइनी या एजेंट कहते हैं। सीधे सीधे हम कहें तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रेषण। माल भेजने वाले को प्रेषक या प्रधान कहा जाता है और जो माल को रिसीव करता है उसे प्रेषणी या एजेंट कहा जाता है। जितना भी बिजनेस है वो सब बिजनेस पूरा का पूरा ओनर का होता है और जो माल को रिसीव करके भेजता है वो केवल और केवल एजेंट की भूमिका में होता है, वो केवल एजेंट की भूमिका में होता है। तो एजेंट को सिर्फ बिक्री पर कमीशन दिया जाता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता है। हमारे उदाहरण में राम को हमने कंसाइनर और पंकज को हमने कंसाइन माना है। पंकज जो कंसाइन है वो एजेंट है और एजेंट कमीशन के लिए काम करता है। बिजनेस में 3 तरह का कमीशन आपको यहाँ पर मिलना है कंसाइनमेंट में। एक तो ऑर्डरी कमीशन जिसे हम सामान्य कमीशन कहेंगे, जो सामान्य बिक्री पर मिलना है। एक मिलता है डेरिवेटिव कमीशन, ऐसा कमीशन जो उधार बिक्री पर पैसा वसूलने के लिए दिया जाता है उसे डेरिवेटिव कमीशन कहा जाता है। और अवर राइडिंग कमीशन मूल्य जितना है उससे अधिक पर बेचने के लिए जो हमें मिलता है उसे हमें अवर राइडिंग कमीशन कहा जाता है। तो ये हमारे चैप्टर का कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने बताई वो समरी है। इससे आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना होगा, जो कंसाइनर है उसकी बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, कंसाइन की बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये आपको कम से कम बेसिक याद होना चाहिए कंसाइनमेंट पढ़ने के लिए कि कंसाइनमेंट है क्या, कंसाइनमेंट में कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है और कमीशन कितने तरह का होता है। ये आज का हमारा यहाँ पर था। आगे इस पर बढ़ते रहेंगे।